अभी आप लोगों ने कल पढ़ा होगा रोलिंग कि मुकेश अंबानी जी की तरफ से एक बयान आया है जो कि अरविंद केजरीवाल के बयान के जवाब में था। अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि उन्होंने इसका खुलासा किया था कुछ दिन पहले कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के 100 करोड़ के अकाउंट HSBC बैंक में थे और उन्होंने उसके अकाउंट नंबर का भी खुलासा किया था। ये सब होने के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो उसकी छानबीन कर रहा था उसने कुछ किया नहीं उसके बारे में। इस पर मुकेश अंबानी जी का बयान आया है कि उनके कोई अवैध अकाउंट विदेशों में नहीं है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिया जाएगा जो कि हिंदुस्तान की एम्बेसी या हाई कमीशन सिंगापुर में जो है उन्होंने भारत सरकार को भेजा था। ये 2011 की बात है। ये चिट्ठी 31 अगस्त 2011 को सिंगापुर के हाई कमीशन ने भारत सरकार को लिखी थी और उन्होंने इसमें लिखा कि एक ऐसी कंपनी जो जिसका एक कमरे में बस नेम प्लेट लगा है, बायोमेट्रिक्स करके सिंगापुर की कंपनी, उसके ज़रिए 6,500 करोड़ रुपए रिलायंस की 4 कंपनियों में, जिसमें सबसे ज़्यादा 3100 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी जी की निजी कंपनी रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में भेजे गए। उन्होंने लिखा कि ये सिंगापुर से लार्जेस्ट FDI है और ये ऐसी कंपनी के ज़रिए आया है जो कि सिर्फ एक नेम प्लेट कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के ओनर दिखाए गए हैं कोई एक अतुल दयाल। अतुल दयाल का हमने पता करा तो पता लगा कि अतुल दयाल रिलायंस की बहुत सारी कंपनियों के डायरेक्टर रह चुके हैं और उनके वकील हैं। अब 6,500 करोड़ अतुल दयाल के पास तो नहीं आ सकते किसी वैध तरीके से। सवाल ये उठता है ये पैसे किसके हैं और कहां से आए हैं, और ये उस बात की पुष्टि करता है जो कि CAG ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि रिलायंस ने KG-D6 बेसिन से जो सामान खरीदा, ऑयल रिग खरीदे, उसमें ऐसा लगता है कि गोल्ड प्लेटिंग करी गई है, क्योंकि सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट से एक ही एक कंपनी, एकर कंपनी कोई थी, उसके थ्रू बहुत सारा सामान खरीदा गया और बहुत इन्फ्लेटेड दामों पर खरीदा गया। और यही सब इसी तरह से गोल्ड प्लेटिंग, ओवर इनवॉइसिंग करके बाहर से खरीदा गया। पैसा जो भारत सरकार के पास आना चाहिए था प्रॉफिट शेयरिंग के द्वारा इस KG-D6 बेसिन का, वो पैसा सब ओवर इनवॉइसिंग करके, गोल्ड प्लेटिंग करके बाहर भेज दिया गया और इस तरह से लॉन्डर करके बायोमेट्रिक्स कंपनी के नाम से वापस हिंदुस्तान में इन्हीं की कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया, FDI बनकर आ गया। ये चिट्ठी 3.5 साल पहले या 2.5 साल पहले हिंदुस्तान की हाई कमीशन ने उनको लिखी, भारत सरकार को, और उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा द इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। 1A, इट इज द लार्जेस्ट FDI फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया। ये पेज नंबर 8 पर आपको मिलेगा। ये चिट्ठी पूरी पेज नंबर 4 से है।
पेज नंबर 8 पर, B, the equity of both the investing companies from Singapore is very very small compared to the amount invested. यानी कि कुछ लाख डॉलर की टोटल इक्विटी है इन कंपनियों में बायोमेट्रिक्स में, लेकिन 6,500 करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ रिलायंस की कंपनियों में एफडीआई के तौर पर भेज दिया। एक नेम प्लेट कंपनी जो कि रिलायंस का एक फ्रंट मैन चलाता है, उसके जरिए ये किया गया। बोथ कंपनीज हैव क्लेम्ड exemption from filing annual accounts to Singapore regulator, stating that the income is small. If the incomes are small, then the question arises about the source of such huge sums that have been raised. The business premises of Biometrics Marketing Private Limited consists of just one room, and the second concern, Strasbourg Holdings Private Limited, does not operate from the business premises given in their official statements. It is highly probable that amounts may have been shown as creditors/loans raised from Singapore or from other countries, mostly tax havens, to form a circuitous route. Ultimately, the source needs to be ascertained. The ultimate owner of both the Singapore companies and therefore responsible for investment to India is Mr. Atul Shanti Kumar Dayal, who is based in Mumbai, India. It is suggested that this information may be forwarded to the assessing officers for further examination. इस चिट्ठी के बावजूद भी लगता है कि ये पूरा मामला दबा दिया गया, कोई इस पर तहकीकात नहीं करी गई और उसको ऐसे ही दफना दिया गया। अभी मोइली साहब ने बोला, जब हमने ये KG-D6 के घोटाले का मामला उठाया और जब ये FIR रजिस्टर करी गई दिल्ली सरकार द्वारा, तो मोइली साहब कहते हैं कि केजरीवाल को कुछ नहीं आता, इनको कोई लीगल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, और साथ साथ हर तरह से रिलायंस को अवैध फायदा कराने की पूरी जी तोड़ कोशिश मोइली साहब एक के बाद एक तरीके से करते चले जा रहे हैं। आप लोगों ने कल देखा होगा कि एक मीडिया चैनल ने जब ये मामला उठाया कि मिस्टर वासुदेवा, जो कि इसके ONGC के चेयरमैन थे, उनको एक्सटेंशन देने की बात हो रही थी, और कल प्रधानमंत्री ने उसको, जब ये मामला जब उठा तो प्रधानमंत्री ने उसको टर्न डाउन कर दिया। लेकिन क्या क्या कोशिश नहीं करी गई। पहली बात तो वासुदेवा साहब को जब ओरिजिनली चेयरमैन बनाया गया तो 2 बार CVC ने उनका विजिलेंस क्लियरेंस रिजेक्ट कर दिया। 2 बार विजिलेंस क्लियरेंस रिजेक्ट होने के बाद उनको चेयरमैन बनाया गया। अब की बार जब उनके एक्सटेंशन के लिए विजिलेंस क्लियरेंस को भेजा गया तो CVC ने बोला कि इनके खिलाफ 6 करप्शन के कंप्लेंट्स आ चुके हैं, जो कि हमने सरकार को भेजे थे कि इसमें तहकीकात करवाइए, इसमें जांच करवाइए। कोई जांच नहीं करवाई गई, कोई उसको प्रोसेस नहीं किया गया कंप्लेंट्स को। तो CVC ने बोला कि हम विजिलेंस क्लियरेंस को डिनाई कर रहे हैं, नहीं दी जा सकती। लेकिन उसके बावजूद भी नोट ये पुटअप किया जाता है मोइली साहब के सामने उनके सेक्रेटरी के द्वारा कि अब इनको बगैर विजिलेंस क्लियरेंस के बगैर किसी को एक्सटेंशन दिया नहीं जा सकता। CVC ने बोला कि देखिए, पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस बोर्ड ने दूसरे आदमी को सेलेक्ट किया है, सराफ साहब को, इनको बगैर विजिलेंस क्लियरेंस के एक्सटेंशन दिया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मोइली साहब ने नोटिंग कर दी उस पर 14 तारीख को, यही 14 फरवरी को, नहीं, इनको बगैर विजिलेंस क्लियरेंस के एक्सटेंशन दे दिया जाए। और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी
कि इनको एक्सटेंशन दे दिया जाए। ये तो कल क्योंकि एक मीडिया चैनल ने इसका खुलासा किया, इस पर स्टोरी कर दी, तब प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि टर्न डाउन कर दिया। और आगे देखिए, अभी एक घोटाला उसमें KG-D6 बेसिन में ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका क्लॉज 4, जो भारत सरकार और रिलायंस के संग जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका क्लॉज 4 ये कहता है कि इतने साल के अंदर अगर उसमें डिस्कवरी प्रूव नहीं होती है, और प्रूव करने का एक तरीका उसमें एक सरफेस टेस्ट बताया गया, इस तरह से प्रूव होगी। अगर प्रूव नहीं होती है तो ये फील्ड्स इतने साल बाद भारत सरकार को सरेंडर करनी पड़ेंगी, साफ साफ लिखा था। इत्तेफाक से बीच में एक ईमानदार डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आ गए, चौबे साहब, और उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली लिखा कि ये जो फील्ड्स हैं, खासकर D29, D30, D31, ये सब सरेंडर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिलायंस ने सरफेस टेस्ट नहीं किया है ये प्रूव करने के लिए कि इसमें ये कमर्शियल डिस्कवरी हो चुकी है। फिर भी मोइली साहब ने उनको ओवररूल करके ये बोल दिया कि नहीं नहीं, इस पर बैलेंस व्यू लेनी चाहिए, ये इनके D29, D30, D31 फील्ड्स जो हैं रिलायंस के साथ ही छूट जाए। और उस पर ये जो चौबे साहब थे उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेस स्टेटमेंट इशू करना पड़ा, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ये चलाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, DG डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने ही ये बोल दिया है कि ये फील्ड्स इनके साथ रह सकती हैं। तब जो चौबे साहब थे डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उन्होंने 24 जनवरी को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेस नोट इशू किया, जिसमें उन्होंने बोला कि हमने बार बार इनसे ये बोला है कि भाई ये फील्ड सरेंडर होनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी मिनिस्टर ने खुद इसको ओवररूल कर दिया। और उसके तुरंत बाद चौबे साहब को डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन से हटा दिया जाता है और उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये सब क्या दिखा रहा है कि हर तरह से कोशिश मोइली साहब खासकर, और मैं मोइली साहब के ऊपर ये आरोप लगा रहा हूं कि मोइली साहब बिल्कुल रिलायंस की जेब में आज बैठे हैं। जो बात मुकेश अंबानी, जो बात उस राडिया टेप्स में रंजन भट्टाचार्य कहते हैं नीरा राडिया से कि अभी मुकेश अंबानी मिले थे और मैंने उनसे बोला आप तो खुश होंगे, आपके लोग कैबिनेट में आ गए, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, मुकेश अंबानी ने उनसे बोला, वो बता रहे हैं राडिया को कि हाँ भाई, कांग्रेस तो अब अपनी दुकान है। और ये दिखा रहा है कि मोइली तो बिल्कुल ही उनकी दुकान है। और आप लोग शायद जानते होंगे कि मोइली साहब को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अलावा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी दे दी गई। और एनवायरनमेंट इनके जो प्रीडिसेसर थे जयराम रमेश और जयंती नटराजन, इन्होंने बोला कि भाई ये GM क्रॉप्स को सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई थी इस पर पूरी राय देने के लिए कि भाई फील्ड ट्रायल्स इनके कैसे हो सकते हैं, किन सर्कमस्टांसेस में हो सकते हैं। और उन्होंने ये राय दी, उस टेक्निकल कमेटी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, कि भाई अभी फील्ड ट्रायल्स पर 10 साल के लिए मॉरेटोरियम होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी लेबोरेटरीज वगैरह बनी नहीं है इनके प्रॉपर टेस्टिंग के लिए। ओपन फील्ड ट्रायल्स अभी नहीं हो सकते। लेकिन मोइली साहब ने आते ही उसको रिवर्स करने की पूरी कोशिश करी, और सुना है कि अब ये फैसला लिया है GAC के ऊपर दबाव डालकर कि आप फील्ड ट्रायल्स, ओपन फील्ड ट्रायल्स अलाउ कर दीजिए। उस कमेटी के रिकमेंडेशन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चाहे वो केस पेंडिंग है।